हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैप्पीनेस में। आई होप आप बहुत हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसके पहले का जो पार्ट है वो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन का पार्ट 2 है और पार्ट 1 इसके पहले कल अपलोड हो चुका है। तो पार्ट 1 पढ़ लीजिएगा, तभी आपको पार्ट 2 आगे कंटिन्यूटी में समझ में आएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि सभी को हेल्प मिले पढ़ाई में। और आपके रिव्यूज़ और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आपको नाउन और प्रोनाउन इनमें डिफरेंस बता दिया था, प्रोनाउन कहाँ यूज़ करते हैं ये बता दिया गया था, प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं आपको ये भी पता चल गया है। तो अभी हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होता है। मतलब कि जितने भी प्रोनाउन थे आपको सबके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया गया था कि सबकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रोनाउन होते क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो अभी आप देखिए, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सनल मतलब पर्सन, पर्सन्स के बारे में जहाँ बताया जाएगा वो सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो पर्सन 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर, 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अच्छा, अभी इसका जो ऑर्डर होता है किसी भी सेंटेंस में, अगर तीनों पर्सन यूज़ हो रहे हैं तो ऐसे ही नहीं हम रैंडमली कुछ भी यूज़ कर देते हैं। उसका एक बाकायदा पर्टिकुलर ऑर्डर होता है जिसके उस पे बेसिस पे हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर सारे के सारे पर्सन सिंगुलर हैं, सिंगुलर मतलब आई, ही, यू, शी, तो ये जो सिंगुलर वाले पर्सन होते हैं इनके साथ में हम क्या करते हैं, ऑर्डर लगाते हैं 2 3 1 का, यानी पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यानी कि यू, ही एंड आई। तो हम आई को सबसे लास्ट में रखते हैं। आप ऐसे समझ लो, अगर आप सिंगल 3 लोग हैं तो आप अपने आप को सबसे लास्ट में रखेंगे। आप जिससे बात कर रहे हैं वो पहले रहेगा और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बाद में रहेगा और आप सबसे लास्ट में रहेंगे। यू, ही एंड आई हैव पास द एग्जामिनेशन, एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका होता है, जब आप कोई गलती करते हैं, कोई गिल्ट करते हैं, कोई सिन करते हैं, मतलब कि सिन मतलब होता है अपराध। तो अगर आपने कोई गलती करी है तो हमेशा ये याद रखिएगा, अगर आपने गलती कर दी है तो सबसे पहले आपको ही उस गलती को एक्सेप्ट करना है, दूसरे लोग बाद में करेंगे। आप इसी से उसका ऑर्डर याद कर लीजिए। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पहले आप खुद गलती को एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप जिससे बात कर रहे हैं उससे आप गलती को एक्सेप्ट करने को बोलेंगे, थर्ड पर्सन बाद में आएगा। तो इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा। आई, यू एंड ही हैव कमिटेड अ सिन। ओके, अब लास्ट में आपका आता है जब सारे के सारे प्लूरल होते हैं। जब प्लूरल होते हैं तो भी ऑर्डर सेम होता है, वी, यू एंड दे। वी मतलब हम, तो पहले हम अपने बारे में बात करेंगे आप सब, और यू मतलब कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो, एंड दे थर्ड पर्सन, यानी कि ये सबसे लास्ट में आएगा। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, बिटवीन यू एंड आई, या फिर बिटवीन यू, नहीं, ये आपका एग्जाम्पल है, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली विल नॉट कम एट ऑल, यानी कि हिंदी में इसका मतलब होता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में वो नहीं आएगा। प्रोबेबली मतलब शायद नहीं आएगा, एट ऑल बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर एरर किस चीज़ में है, एरर आपका है यहाँ पर आई, यूज़ करना है आपको मी, आई की जगह पे। बिटवीन यू एंड मी ही प्रोबेबली विल नॉट कम एट ऑल, यानी वो मेरे और तुम्हारे बीच में बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको आई की जगह मी यूज़ करना है, ये आपके सेंटेंस की एरर है। अच्छा, बिटवीन प्रीपोजिशन है जिसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ होगा। अभी आपको ये डाउट हो रहा होगा कि मी क्यों यूज़ हो रहा है, आई क्यों नहीं हो रहा है। तो बिटवीन प्रीपोजिशन जिसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ होता है। आपको इसके पहले बताया था कि किसके बाद सब्जेक्टिव केस होता है, किसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, फर्स्ट क्लास में बताया है आपको। ओके, देन हम कितने टाइप से यूज़ कर सकते हैं, अभी आपको देखना है कि देन हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन के बाद अगर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है और कंपैरिजन 2 सब्जेक्ट के बीच में हो, ध्यान से पढ़िएगा, देन के बाद अगर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और कंपैरिजन 2 सब्जेक्ट के बीच में है, तो यहाँ पर एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, यू आर बेटर देन ही, यानी कि तुम उससे बेटर हो। तो देन के बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ किया है। नहीं, आपका पहले सब्जेक्टिव का एग्जांपल है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल, दोनों का जब आप डिफरेंस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या, देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट
के बीच में कंपैरिजन होता है, और दूसरे वाले में क्या है, अगर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है तो फिर ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है। यानी कि सब्जेक्टिव में सब्जेक्ट्स के साथ कंपैरिजन हो रहा है, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो ही लाइक्स यू मोर देन मी, यानी कि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऊपर वाले में क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे आप दिख रहा होगा आपको, देन ही तो आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर क्या है, देन मी, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव केस है। आपने सुना होगा ना, आई का जो होता है ऑब्जेक्टिव केस, मी माई सुना है ना आपने, आपको फर्स्ट क्लास में बताया गया है। तो फिर से हम उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ हो रहा है तो कंपैरिजन दो सब्जेक्ट के बीच में होता है, अगर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ हो रहा है तो कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। अच्छा, अभी आपने कल की क्लास में पढ़ा होगा पार्ट 1 में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं, सेल्फ और सेल्फ्स को ऐड करके बनाए जाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको यहाँ से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इतनी इजी तरीके से आपको समझाया गया है, शायद आपको बहुत ही रेयर जगह मिलेगा ऐसा, कि रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, स्वयं को, यानी कि खुद को, और एम्फैटिक मतलब स्वयं या खुद। सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर होने वाला है आपको। सीता बी फूल्ड हरसेल्फ, यानी कि सीता ने खुद को बेवकूफ़ बनाया। सीता हरसेल्फ वेंट देयर, सीता खुद वहाँ गई। यानी कि रिफ्लेक्सिव का मतलब कहाँ निकलता है, को, और एम्फैटिक मतलब नॉर्मल मीनिंग। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वयं को या खुद को, एम्फैटिक मतलब स्वयं। अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कंफ्यूजन होता है रिलेटिव और इंटेरोगेटिव में। रिलेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों आपने पढ़ा होगा, हु, विच, व्हाट, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो दोनों सेम प्रोनाउन के लिए यूज़ होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस होता है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में होता है। अब हु का यूज़ अगर हम ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, तो देखिए कैसे यूज़ होता है, दिस इज़ द मैन हु स्लैप्ड हिम, ये वही आदमी है जिसने उसे थप्पड़ मारा था। स्लैप मतलब थप्पड़ मारना। और इंटेरोगेटिव में एज इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का काम हो रहा है, हु कम्स हियर, यहाँ कौन आता है। तो यहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, हु ऊपर भी है, हु नीचे भी है, पर नीचे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऊपर बताया जा रहा है कि ये वही आदमी है जिसने उसे थप्पड़ मारा। अब विच को देखिए, विच का प्रयोग हम वस्तुओं के लिए भी करते हैं। दिस इज़ द बुक विच शी रीड्स, ये वही किताब है जो वो पढ़ती है। ये रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच ऑफ दिस जेंटलमैन इज राम, इन सज्जन पुरुषों में राम कौन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताया जा रहा है। दैट का यूज़ अगर किसी भी इंसान के लिए या फिर सामान के लिए, यानी ये ह्यूमन बीइंग या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, तो फिर हम इसे हु या विच के बदले में यूज़ कर सकते हैं, किया जा सकता है। द बॉय दैट स्टोल माई पर्स वॉज अ स्टूडेंट, जिस लड़के ने मेरा पर्स चुराया था वो एक विद्यार्थी था। अब हु या विच, अगर हु या विच का यूज़ हम डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग दोनों में अर्थों में कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, दैट और हु और विच में क्या डिफरेंस है। हु और विच में क्या होता है, हम इसको डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग दोनों ही अर्थ में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दैट के साथ ऐसा नहीं होता है। दैट हम तभी यूज़ करते हैं जब डिफाइनिंग सेंस होता है, मतलब बिल्कुल डेफिनेट निश्चित अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका, द पेन विच आई हैव बॉट इज़ रेड, मैंने जो पेन खरीदा वो रेड है, पक्का आपको पता है, फिक्स है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आई हैव बॉट अ पेन विच इज़ रेड, मैंने एक पेन ख़रीदा था जो रेड है। यहाँ पर पहले आपने पेन ख़रीदा है, बाद में बता रहे हैं कि हाँ मैंने पेन ख़रीदा था वो रेड है। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि नहीं, मैंने वही पेन ख़रीदा है जो रेड था। नेक्स्ट आपका आता है नन, ऑल, सुपरलेटिव डिग्री, ओनली। ये सारे एक साथ इसलिए लिखे क्योंकि इनका सबका मतलब एवरीथिंग निकलना चाहिए। नन, ऑल, सुपरलेटिव डिग्री और ओनली, अगर इनका अर्थ एवरीथिंग हो तो इनके बाद दैट यूज़ होता है, हु और विच यूज़ नहीं होता है। इन चारों को याद कर लीजिए। अगर सुपरलेटिव डिग्री, ओनली, नन, ऑल इनका मतलब एवरीथिंग हो तो इनके साथ हम दैट यूज़ करते हैं, हु या विच यूज़ नहीं करते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू, ये सब
इससे मतलब कि आप किसी के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, वो आपका बेस्ट, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू। ये सबसे मतलब इससे ज़्यादा अच्छा आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बस मैं इतना ही अच्छा कर सकता हूँ, द बेस्ट है आपका ये। तो यहाँ पर दोनों जगह दैट यूज़ हुआ है, हु या विच यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि इसका मतलब एवरीथिंग है। ऑल दैट ग्लिटर्स यानी कि सब कुछ। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू यानी कि अब इससे अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते। आपने एवरीथिंग, अपने सारे के सारे प्रयास कर लिए हैं। अब हु और हुम में क्या डिफरेंस है देखिए। हु सब्जेक्टिव केस होता है, हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। हु के बाद एक वर्ब आती है, जबकि हुम के बाद वर्ब नहीं आती है। द डॉक्टर हुम आई मेट टुडे वॉज राम्स ब्रदर। डॉक्टर जिससे मैं आज मिला था वो राम का भाई था। नेक्स्ट आपका आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नाउन के पहले नहीं होता है। और स्कूल वॉज क्लोज येस्टरडे, तो और ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये नाउन के पहले यूज़ नहीं होता है। हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आवर लगा हुआ है, यहाँ पर आवर यूज़ हुआ है। आवर स्कूल, आवर्स स्कूल यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नाउन लगा हुआ है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ नाउन के पहले कर सकते हैं हम। कैसे? योर मोटरसाइकिल इज़ न्यू, योर्स मोटरसाइकिल इज़ न्यू, तो योर्स में हम लोगों ने एस काट दिया है, यानी कि योर मोटरसाइकिल इज़ न्यू। यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हम नाउन के पहले कर सकते हैं। ओके, आवर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री, आवर इज़ अ ग्रेट कंट्री। अब नीचे वाला गलत है, लेकिन ऊपर वाला ठीक है। आवर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ नाउन के पहले होता है। कहाँ पे? आवर्स, आवर्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस क्या है? जैसे आपने देखा आवर स्कूल है, तो आवर जो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पर स्कूल जो है वो नाउन है, तो नाउन के पहले पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ है। नीचे क्या है आपका? योर्स मोटरसाइकिल है, तो योर्स जो है आपका वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पर एस काटा गया, ये गलत है। अब नीचे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। आवर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री, मतलब हमारी कंट्री जो है वो महान कंट्री है, तो यहाँ पर आवर्स बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आवर्स जो है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन के पहले यूज़ नहीं होता है, तो आवर्स के बाद कोई नाउन यूज़ नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन सिंगल यूज़ हुआ है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। और ऊपर क्या है? योर्स है, योर्स के बाद मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल नाउन है। अब नाउन के पहले जो होता है पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होता है, इसलिए एस को काट दिया गया है। एस को काटने से योर जो है वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया है, और नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हो जाता है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया है। तो आपको याद रखना है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन यूज़ नहीं होता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज़ होता है। ओके, पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है? इसका मतलब ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब अर्थ आपको समझ में बिल्कुल शॉर्टकट में आना चाहिए कि या तो आप पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, या तो आप पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज़ करेंगे। दोनों में से एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या तो पॉजेसिव प्रोनाउन या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे माइन, आप तो या तो माइन यूज़ करिए या फिर माई और प्लस नाउन, जैसे कि दिस इज़ माई पेन, या फिर दिस पेन इज़ माइन। माई के बाद नाउन या माइन के बाद कुछ भी नहीं। ये आप कहें माइन का माई के साथ नाउन लगता है, आवर्स का आवर के साथ, योर्स का योर के साथ, हिज का हिज ही रहता है, हर्स का हर के साथ। अच्छा, हिज और हर में हमेशा याद रखिएगा हर्स होता है, लेकिन हिज में एस पहले ही लगा होता है, इसलिए दोबारा एस नहीं लगता है, हिज का हिज ही रहता है। देयर का देयर्स। इट्स का यूज़ पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, इसका यूज़ पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइप से यूज़ करते हैं? ओके, पहला आपका आता है एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं। प्लीज़ सेव हिज लाइफ एंड हर्स, इसकी और उसकी दोनों की ज़िंदगी बचा लीजिए, तो सेव आपका वर्ब हो गया और हर्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। आई प्रेफर योर कंपनी टू हर्स, मैं आपकी कंपनी को उसकी कंपनी से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो यहाँ पर टू आपका प्रीपोजिशन है, हर्स आपका ऑब्जेक्ट है। एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी सब्जेक्ट के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। योर्स इज़ अ न्यू कार, अभी आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर ऊपर आपने एग्जाम्पल्स देख रखे हैं, या तो योर के साथ नाउन लगेगा या फिर पॉजेसिव लगेगा।
एडजेक्टिव प्लस नाउन या फिर पोजेसिव प्रोनाउन। तो योर्स आपका पोजेसिव है, योर्स इज़ अ न्यू कार, योर्स का मतलब है योर कार इज़ अ न्यू कार, दोनों का मतलब सेम है। अब कैसे यूज़ करते हैं, एज सब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो किसी इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में मिस्टर सिन्हा अलाउड हिज चिल्ड्रेन टू गो टू द पार्क बट मिसेस सिन्हा डिडंट गो अलाउ हर्स टू गो। ओके, अब यहाँ पर क्या है, मिस्टर सिन्हा ने तो बच्चों को अलाउड कर दिया पार्क में जाने के लिए, बट मिसेस सिन्हा डिडंट अलाउ हर्स टू गो, उन्होंने अलाउड नहीं किया है। हर्स आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है और टू गो मतलब इन्फिनेटिव। ओके, अब हम इट कितनी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इट का यूज़ हम टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो, कोई इंसिडेंट हो, कोई भी, उसके लिए बताने के लिए हम इट को यूज़ करते हैं। बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, धूप निकली हुई है, कुछ भी। और इसे हम एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इसे हम एम्प्टी इट कहते हैं। एम्प्टी इट मतलब ये लगता तो है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है। इट इज़ रेनिंग, इट्स 5 o'clock। इट इज़ रेनिंग मतलब बारिश हो रही है, इट्स 5 o'clock मतलब 5 बज गए हैं। नेक्स्ट आपका इट का यूज़ होता है इन्फिनेटिव और जीरेंट तथा क्लॉज के बदले में कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू सॉल्व, ये सॉल्व करने में बहुत ईजी है। इट का यूज़ हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन को एम्फसाइज कराने के लिए करते हैं। एम्फसाइज मतलब कि जोर डालने के लिए करते हैं, यानी कि हम सब्जेक्ट तो बना रहे हैं लेकिन नाउन और प्रोनाउन के ऊपर जोर डालने के लिए इट को सब्जेक्ट बना रहे हैं। इट वॉज सीता हुम आई लव्ड वेरी मच, मतलब कि ये वो सीता थी जिसको मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया। अब यहाँ पर सीता को एम्फसाइज़ किया जा रहा है, मतलब सीता के नाम पर जोर डाला जा रहा है। तो यहाँ पर इट का जो यूज़ हो रहा है वो एम्फसाइज़ करने के लिए हो रहा है नाउन और प्रोनाउन को। नेक्स्ट आपका है टू इंट्रोड्यूस एनी फ्रेज़, यानी किसी भी क्लॉज को या फ्रेज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए। टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन इज़ एडमायरेबल, यानी कि किसी ईमानदार इंसान के साथ रहना प्रशंसनीय होता है। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे इट का यूज़ करके, इट इज़ एडमायरेबल टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन, यानी कि आपने सब्जेक्ट इट से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इट इज़ एडमायरेबल यानी कि यह प्रशंसनीय है, टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन किसी ईमानदार इंसान के साथ रहना। अब आपका आता है किसी स्टेटमेंट या क्लॉज के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज एडमायर्ड बाई मैनी पर्सनस एंड आई नो इट, यानी कि आपके साथ एक स्टेटमेंट है, क्लॉज है, उसके साथ आपने इट को यूज़ किया है, यानी कि मेरी प्रशंसा बहुत सारे लोगों द्वारा की गई और मैं ये जानता हूँ। अब क्या प्रिंसिपल क्लॉज के बाद, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब कोई एक मेन क्लॉज है, मेन सेंटेंस है, उसके बाद भी हम लोग इट के साथ नाउन या एडजेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इट के बाद इस जो है वो छुपा हुआ होता है तो सेंटेंस पढ़ने में थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन ये आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल क्लॉज के बाद भी इट के बाद डायरेक्टली नाउन या एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर साइलेंट होता है। ऐसे सेंटेंस में इट को प्रिपेरेटरी इट कहते हैं। प्रिपेरेटरी मतलब प्रिपेरेटरी इट मतलब जो तैयार रहता है, रेडीमेड, इज उसके साथ छुपा हुआ रहता है। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस इट प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट, नाउन या एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव क्लॉज। वी थिंक इट रॉन्ग टू ट्रैवल विदाउट टिकट। इट रॉन्ग बिल्कुल ठीक है, इस यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो छुपा हुआ है, उसके बिना भी सेंटेंस ठीक है। वी थिंक इट रॉन्ग टू ट्रैवल विदाउट टिकट। तो यहाँ से आपकी क्लासेस प्रोनाउन की ख़त्म हो गई। अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक छूट गया है या किसी चीज़ में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, यूँ ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।